नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहे हैं। वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पिछले कई दिनों से ये मुद्दा बहुत ही मीडिया में चर्चा का विषय है। कई अखबार के फ्रंट पेज पे इसको छापा गया है और जब जुडिशरी की बात होती है तो बिल्कुल वो एक महत्वपूर्ण इशू बन ही जाता है। और न ही ये करेंट अफेयर्स को समझने की ज़रूरत के लिहाज से ही नहीं, ये एक मतलब बेसिकतः अभी जो सामान्य ज्ञान होगा उसमें के साथ साथ कई तरह के परीक्षाओं में भी इसको पूछा जाएगा और एक आम इंसान होने के नाते भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की समझदारी होनी चाहिए। तो हम उस पूरे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ साथ इंडियन जुडिशरी सिस्टम को भी समझने का प्रयास करेंगे। और प्रशांत भूषण जो कि एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक बहुत बड़ा मतलब जो भुक्तभोगी है या वो एक बहुत बड़ा एक मैटर ऑफ फैक्ट है, उसको साथ में रख करके समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो बेसिकली मॉन्टेस्क्यू जो बहुत पहले एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे फ्रेंच के, उन्होंने जो डेमोक्रेसी का 3 पिलर बताया था, जिसमें आप देखेंगे एक जुडिशरी होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, वो लेजिस्लेचर होता है। तो बेसिकली जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो जुडिशरी का मैटर ऑफ फैक्ट है, जुडिशरी के अंदर में आता है। यानी मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि अगर किसी भी डेमोक्रेसी को गवर्न करना है तो एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, लेजिस्लेचर होना चाहिए और उसके अंदर में जुडिशरी होना चाहिए। तीनों का एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन ही एक डेमोक्रेसी को बनाएगी। उसी सिस्टम को जब भारत हम आज़ाद हुए और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को वहाँ अपनाए, तो उसी सिस्टम को जो मॉन्टेस्क्यू ने जो फिलोसफी दिया था सेपरेशन ऑफ पावर का, उसी पावर के तहत आज हमारा इंडिया गवर्न होता है। यानी 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं भारत को गवर्न करती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से 3 में से एक जुडिशरी का होता है। और वो जुडिशरी कैसे गवर्न होगा, किस तरीके से मतलब चलेगा, उसका ही एक पार्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। शुरुआती दौर में आप देखेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इतिहास अगर जानना चाहेंगे तो ब्रिटिशर ने पहली बार इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। शायद 1926 में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद इंडिया में इस पर एक्ट बना एक 1956 में और 58 में इसको पूरा लेजिस्लेट किया गया। लेकिन सबसे अभी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है वो तमाम सारे लॉ जो बने थे उसको रिप्लेस करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1977 के अनुसार से चल रहा है। तो हम एक तरीके का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझाए हैं, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। बेसिकली देखिए कि जैसे ही हमने कहा कि जो इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो 3 तरीके से गवर्न होता है। तो 3 तरीके से गवर्न अगर होगा तो कोई भी व्यक्ति जो संविधान में बिलीव करता है और डेमोक्रेसी में बिलीव करता है तो वो डायरेक्टली आके ये नहीं कह सकता है कि जुडिशरी जो है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, इंडिया के जुडिशरी को ख़त्म कर देना चाहिए, ये सारे मतलब जजेस पागल हैं। मतलब हम ये कहते हैं कि सारे जजेस पागल हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है तो क्या कितना सही है? अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि पार्लियामेंट मतलब को ख़त्म करके कुछ नया कुछ बना देना चाहिए, मतलब जो हमारा लेजिस्लेशन सिस्टम है जहाँ से हम लॉ बनाते हैं उसको ख़त्म कर देना चाहिए, या एक कोई व्यक्ति की एग्जीक्यूटिव धराशायी हो गया है और हम चाहते हैं यहाँ के कि हिंदू राष्ट्र हो जाए या मुस्लिम राष्ट्र हो जाए, तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है तो क्या उसको हम अलाउड कर सकते हैं या नहीं अलाउड कर सकते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर में? तो उसी बात को चेक एंड बैलेंस करने के लिए जो जुडिशरी जिसका हम उल्लेख कर रहे थे, जो कि डेमोक्रेसी का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है, उसमें जुडिशरी में अगर कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि देखिए ये जो जुडिशरी सिस्टम है वो देश को बर्बाद कर दिया है, इसमें हमारा कोई विश्वास नहीं है, इसको रिप्लेस करके हम चाहते हैं कि कोई इस्लामिक लॉ या कोई जो मनु प्रिवेल करता है वो लॉ लेकर के आए, वही हमें सुरक्षा दे सकता है, वही हमें न्याय ला के दे सकता है।
तो ये डायरेक्टली हम रिप्लेसिंग ऑफ द सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर हम बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहे हैं। तो इस जगह इस तरह के लोगों को, इस तरह के व्यक्ति को, इस तरह के इंस्टीट्यूशन को, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को कौन डील करेगा, कैसे डील करेगा, इन तमाम सारे पहलुओं को लेकर के जो जुडिशरी, मतलब इसके लिए कई सारे और लॉ है, जैसे अगर कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम को बदलने की बात करता है, कोई और करता है, वो अलग बात है। लेकिन जुडिशरी अपने किसी भी एक्ट को, जो जनता में अगर उनका विश्वास है, उनको लगता है कि ये फाउंडेशन ऑफ जुडिशरी, आइडिया ऑफ जुडिशरी, आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, या उसका एक जो पूरी संस्थागत मतलब इम्प्लीकेशन है, उसके अगर कोई बियॉन्ड जाके कोई बात करता है, तो हम उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर में लेकर के आएंगे। उसी को हम पूरे द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 के अंदर में डिफाइन किया गया है। अब देखिए ये मामला शुरू कहाँ से होता है। इससे पहले कई लोगों के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया है, लेकिन ये मामला शुरू कहाँ से होता है, अभी पिछले कुछ दिनों से मामला ये है। तो देखिए अभी पूरा देश लॉकडाउन से जूझ रहा है, कोविड की सिचुएशन चल रही है। उसी बीच में कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए थे, यानी कोर्ट में ऐसा लग रहा था कि कोरोना वायरस के तहत कोर्ट भी मतलब ठीक से फंक्शंस नहीं कर सकते हैं। तो जब कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए थे, तो उसी बीच में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ बोबले, जो चीफ जस्टिस ऑफ जस्टिस बोबले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, CJI है, वो नागपुर के किसी एक सम्मेलन में, जो कि ऐसा कहा जाता है कि वो बीजेपी के किसी नेताओं का सम्मेलन था, उसमें एक बाइक पे दिखे और बिना मास्क के और बिना हेलमेट के दिखे। तो उस जगह पे प्रशांत भूषण, जो कि जाने माने लॉयर है, सीनियर लॉयर है और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी है, और एक लीगल प्रैक्टिस में एक बड़ा नाम है उनका, लिटिगेशन के क्षेत्र में, एडवोकेसी के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है। वो एक ट्वीट किए, उसमें वो कहते हैं कि जब कोर्ट के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, जिसमें लोगों का बड़ा बिलीव था, और उस जगह पे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो नागपुर में घूम रहे हैं। वो पूरा तथ्य अगर आप पढ़ेंगे उसको हम मतलब हो सकता है कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो उस ट्वीट से उस ट्वीट के ऊपर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की चार्जेस लगाया, और 14 अगस्त को उनके ऊपर फैसला आया कि देखिए आपने जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है उसको आपने ठेस पहुंचाया है, उसके सिस्टम को पूरी तरीके से करप्ट बताने की कोशिश किया है, या आपको इंडियन जुडिशरी पे बिलीव नहीं है, या तमाम सारे बातें पे बात हुई। लेकिन उसको कहा गया कि नहीं, आपका जो ट्वीट था वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर में आता है। तो देश भर में ये बातें उठी कि देखिए मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मतलब प्रशांत भूषण इतने ज़्यादा माने लॉयर है, जुडिशियल एक्टिविस्ट है, और जुडिशरी के ऊपर इतने सारे तमाम सारे केस लड़े हैं, तो कैसे आप इसको क्या कहेंगे। मतलब ये कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र के ऊपर जाकर के पॉलिटिक्स कर रही है। तो मतलब उसी बात को लेकर के 14 अगस्त से लेकर के अब तक जो मीडिया में चल रहा है, वो 14 तारीख को तो डिसाइड कर दिया गया कि आप मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर में, लेकिन सज़ा क्या होगी वो डिसाइड करना बाकी रह गया था। तो उसी बीच में देश के तमाम सारे लॉयर्स, देश के कई रिटायर्ड जजेज आते हैं और ये कहते हैं कि प्रशांत भूषण जी ने कोई गलती नहीं किया है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर लगना नहीं चाहिए। इसलिए ये बहस बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए कि प्रशांत भूषण जी कितना गलत है कितना सही है, तो इसके ऊपर आप बहुत लंबा 100 से ज़्यादा पेजेस का जजमेंट आया हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें जो बातें कहनी है वो बातें ये कहनी है कि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर में एक व्यक्ति को संविधान जो है आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 19 के अंदर ही फ्रीडम ऑफ स्पीच का मौका देता है, और उसके ऊपर रीजनेबल
रेस्ट्रिक्शन भी लगाता है, जिसके अंदर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आता है। मतलब आपको बोलने की स्वतंत्रता तो है, जिसको कोर्ट, जिसका गार्जियन कोर्ट भी है, जिसका गार्जियन सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन उसी दरमियान आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब अगर ऐसी कोई बात नहीं बोल दे कि जिससे जुडिशरी के ऊपर लोगों का विश्वास खत्म हो जाए, जुडिशरी से लोगों की नाराज़गी हो जाए, और ये सिस्टम वैसे नहीं चल पाएगा, तो इसलिए आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं। तो संविधान में जो अधिकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस का 19 में दिया जाता है, उसी संविधान के तहत आपकी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। उसी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आता है। तो फैक्ट ये है कि क्या प्रशांत भूषण जी ने ऐसा बोला कि क्या इतनी बड़ी बात बोल दी कि वो मतलब भारतीय लोगों का विश्वास मतलब उठ जाएगा जुडिशरी के ऊपर। आप मतलब उस पूरे ट्वीट को पढ़ेंगे तो आपको समझने, उस जजमेंट को पढ़ेंगे तो समझ में आने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जो बात का प्रोसीजर पूरे देश में जब बहुत सारे लोग प्रशांत भूषण जी के साथ आए, तो उस प्रोसीजर में अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जजेस को भी मतलब ये डर लगने लगा कि ये क्या मतलब हम अपने फैसले के विरुद्ध में, अपने जो न्याय मिलने की प्रक्रिया में विरुद्ध में जाके तो फैसला नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने मतलब प्रशांत भूषण जी के ऊपर बोला कि अगर आप माफ़ी मांग लेंगे तो हम आपको छूट दे सकते हैं, मतलब आपको छूट मिलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब हमारे कॉन्साइज अलाउड नहीं करता है कि हम छूट दें, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं लेकिन हम माफ़ी नहीं मांग सकते हैं। और इस बात को उन्होंने उदाहरण देते हुए गांधी जी का एक कोट किया कि जब वो यंग इंडिया में एक लेख लिखे थे, और यंग इंडिया में लेख अगर उस समय लिखे थे तो गांधी जी ने बोला कि नहीं, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमें जेल जाने के लिए हम तैयार हैं। तो हमारे कंसाइंस अलाउड नहीं करता है। उन्होंने बड़ा सुंदर सा कि मतलब बाई कंसाइंस नॉट अलाउइंग टू, कि हम आपको कोर्ट में जाकर के माफ़ी मांग लें। फिर मतलब जस्टिस अरुण मिश्रा जब दूसरा हियरिंग में उनकी सज़ा को डिसाइड कर रहे थे, पनिशमेंट को डिसाइड कर रहे थे, तो उसी समय उन्होंने जो बोला कि देखिए, आप माफ़ी मांगते हैं तो आप गांधी की कैटेगरी में आ जाएंगे। वो जो मतलब बहुत मतलब आप ये पूरा आर्गूमेंट देखेंगे तो बहुत फिलोसॉफिकल हो गया है कि एक व्यक्ति बोल रहा है कि गांधी हमें माफ़ी मांगना नहीं सिखाता, दूसरा व्यक्ति बोलता है, जो जजेस बोलते हैं कि आप माफ़ी मांगेंगे तो पूरे तरीके से किसके अंदर में आ जाएंगे, गांधी कैटेगरी में आ जाएंगे। और एक व्यक्ति पहले से ही गांधी की कैटेगरी में आने का प्रयास कर रहा है। तो कोर्ट की प्रक्रिया को भी समझिए कि कोर्ट में कैसे एक फिलोसफिकल आर्गूमेंट भी, पॉलिटिकल डिसीजन भी कैसे बहुत बारीकी से सुना जाता है। और एक व्यक्ति बार और बेंच, जो बार होता है वो एडवोकेट के साथ, जो लिटिगेशन में एडवोकेट के थ्रू जाता है, जो बेंच होता है, जो जजेस बैठे होते हैं, उनके बीच में जो संवाद होती है वो कैसे संवाद होती है, इस माध्यम से भी आपको वो समझने का मौका मिलेगा। तो हम वहाँ पे थे कि अभी जो सज़ा डिसाइड होना बाकी है कि कितना सज़ा होगा। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सज़ा आप इसमें देख सकते हैं कि 1000 रुपये और 6 महीना तक का जेल जा सकता है। तो बेसिकली आप कहेंगे 6 महीना और 1000 रुपये का मतलब जेल, 1000 रुपये का जुर्माना और 6 महीना का जेल, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल पूरे एक फिलोसॉफिकल, एक पॉलिटिकल आर्गूमेंट है कि एक व्यक्ति को क्या मतलब सज़ा मिल तो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं, 1000 रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये एक पूरे जुडिशरी का एक प्रोसेस भी डिसाइड करता है, पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस भी डिसाइड करता है। इसलिए ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हुई। और देखेंगे कि आज तक मतलब इस पे कोई भी पनिशमेंट नहीं सुनाया गया है, जजमेंट अभी तक सुरक्षित है। और मुझे लगता है कि मतलब ये हो सकता है कि ये आगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेस के अंदर में जाए। लेकिन हम आपको ये सारे बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए, जुडिशरी को अगर आप मतलब समझने का प्रयास करेंगे तो जुडिशरी 1971 में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लेकर के आया। और उसी समय एक बड़ा केस आता है, अगर आपको याद होगा तो 1971 में नंबूदरी पाल, जो कि सीपीआई से केरला का चीफ मिनिस्टर थे, और उस चीफ मिनिस्टर फिर बाद में वो सीपीएम में चले गए। उसी समय उन्होंने बोला कि ये जो जुडिशरी है वो बहुत क्लासिस्ट है, वो न्याय नहीं दे सकती है। मतलब वो व्यक्ति वो कह रहे हैं कि हमें जुडिशरी से कोई संभावना ही नहीं न्याय देने के लिए, तो उसको वहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया जाता है कि देखिए, आप जो है वो पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया को
पूरे प्रोसेस को मना कर रहे हैं और बोले कि देयर इज़ नो पॉसिबिलिटीज ऑफ जस्टिस इन द जुडिशियल प्रोसेस। दैट्स वाई उनको भी 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर में लाया गया। और हुआ क्या कि उनको सज़ा मिली। फिर जाके देखेंगे कि अरुंधति राय 2002 में एक आर्टिकल लिखती है पूरे जुडिशियल प्रोसेस के खिलाफ में, उनको भी उस समय सज़ा मिला कि आप इस तरीके से कोर्ट को कंडेम नहीं कर सकते हैं, कोर्ट के पूरे प्रोसेस को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि 2009 में ही जिस प्रशांत भूषण की सुनवाई अभी चल रही है, उन्होंने भी तहलका का एक तहलका तरुण तेजपाल शायद नाम है उनका, तहलका के पूरे मामले में जब सुभाष चंद्र अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का पूरा मामला चल रहा था कि आरटीआई के अंदर में जजेस को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उसी समय आप मतलब एक इंटरव्यू में बोलते हैं प्रशांत भूषण जी कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस भ्रष्ट हैं और उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2009 में भी लगाया जाता है। उसे बहुत बड़े लॉयर थे, मतलब हरीश साल्वे ने उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पूरा प्रोसीडिंग चलाया था। अब आप पूरा इसके बाद अगर आप आएंगे, इस पूरे प्रोसेस के पूरे बाद में आएंगे तो 2017 के अंदर में जस्टिस कर्णन, मतलब जो कि शेड्यूल कास्ट के जज थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही हाई कोर्ट में रह के बदल दिया। मतलब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में फैसला सुनाया। यानी एक कोर्ट का पूरे प्रोसीडिंग में ये होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट इज़ अ रिकॉर्ड, मतलब जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होता है, मतलब जो फैसला सुना दिया उसी के तहत ही हाई कोर्ट को सुनाया जाएगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट के विरोध तो हाई कोर्ट नहीं आ सकता है ना, कि एक बड़ा सा इंस्टीट्यूशन है और उसके अंदर में हाई कोर्ट है, तो आप उसके विरुद्ध में कैसे जा सकते हैं। तो जस्टिस कर्णन ऐसा कर रहे थे, तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया। इवन मार्कंडेय कारजू के ऊपर भी एक बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया होगा, आपको याद होगा। तो उन्होंने भी पूरी मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माफ़ी मांगी, कोर्ट में जाकर के उन्होंने माफ़ी मांगा। तो इससे पहले भी कई लोगों के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया है। और जस्टिस कर्णन को जिस समय मतलब ये सज़ा सुनाई गई थी, तो प्रशांत भूषण जी वेलकम द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की, ये फैसला सही में सही है। कंटेम्प्ट कोर्ट का जो फैसला था वो सही फैसला है। तो एक व्यक्ति जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खुद दायरे में है, आज उनको जेल हो सकती है, आज उनको जुर्माना दिया सकता है, वो भी कभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सपोर्ट किए थे। यानी प्रशांत भूषण इज ऑल्सो सपोर्टिंग ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इट्स मीन्स कि ये लॉ जुडिशरी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये जो पूरा मामला आता है, ये पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो अब ये पूरा लार्जर बेंच में इसलिए है क्योंकि जो 2009 में प्रशांत भूषण के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया था, वो भी अभी बचा हुआ है, वो उसकी सुनवाई भी होनी बाकी है। और 3 सितंबर को शायद जो जजेस इसमें सुन रहे हैं, अरुण मिश्रा जी, वो रिटायर्ड हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मतलब ये किसी और बेंच में जाएगा, कोई और जजेस के अंदर में होगा, तो उसका फैसला अभी आना बाकी है। तो हम इस पूरे बिंदु से समझ, और इस बीच में हम एक और बात महत्वपूर्ण है कि जो प्रशांत भूषण को लेकर के मामला इसलिए है कि प्रशांत भूषण जो है वो एक जाने माने लॉयर है, और जाने माने लॉयर जिन्होंने मतलब इमरजेंसी के अंदर में किताब इंडिया द केस इंडिया शुक्ड, मतलब एक किताब लिखी जब वो स्टूडेंट थे, जब इमरजेंसी का समय था, इंदिरा गांधी किताब लिखे। जो वेफोर्स घोटाला था, वेफोर्स घोटाला में भी आप देखेंगे कि 1990 में वो राजीव गांधी के खिलाफ मतलब पूरा एक मोर्चा खोले हुए थे। फिर आप देखेंगे कि जो मुलायम सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे उस समय में जो उनकी चीफ सेक्रेटरी थी, जो उसके खिलाफ मतलब उन्होंने पूरा देश भर में एक माहौल बनाया और उनको हटाना पड़ा, चीफ सेक्रेटरी को हटाना पड़ा मुलायम सिंह जी को। फिर आप देखेंगे कि 2G घोटाले के अंदर में जो पूरा प्रोसेस चल रहा था, उसके वकील जो थे वो क्या कहते हैं प्रशांत भूषण जी थे। उसके बाद जो कोल घोटाला हुआ उसमें वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर बड़ा एक आरोप लगाते हैं। और फिर NGAC जो चल रहा था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में, उसकी भी बड़ा वो क्रिटिक रहे हैं और उस पर भी वो बहुत बात करते हुए रहे। तो ऐसा नहीं है कि सरकार के जो अभी वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ में ही बोलते रहे, इससे पहले भी वो कई बार बोलते रहे, इसलिए वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और सरकार में रहते हुए सरकार के लोग भी कई बार जुडिशरी के खिलाफ में बोले हैं। आप एक आर्टिकल पढ़ लीजिएगा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के अगेंस्ट में जब 2014 में जब सुनवाई चल रही थी और 15 में शायद जजमेंट आया था, उस समय अरुण जेटली एक बड़ा ब्लॉग लिखते हैं जुडिशरी को, पूरे प्रोसीजर को लेकर के, कि जुडिशरी का पूरा प्रोसीजर को बहुत ही ट्रांसपेरेंट बनाना जरूरी है। तो फेयर क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट भी करती रही है और
विपक्ष के लोग भी करते रहे हैं। एवं जुडिशरी के अंदर में भी बहुत सारे जो आप देखेंगे कि जजेज भी, बहुत सारे जो जजेज हैं वो बोलते रहे हैं। यानी आपको याद दिला दे कि जो 4 जजेज जो बाहर निकले थे, आपको याद होगा 2018 में, शायद 12 जनवरी की बात है, जो जिसमें स्वामी विवेकानंद यूथ दिवस होता है, उस समय 4 जजेस बाहर निकले थे। उसमें बाद में जाकर के जस्टिस गोगोई जो चीफ जस्टिस भी बने। तो जुडिशरी के अंदर में भी जो लोग थे, जजेज भी सुप्रीम कोर्ट के पूरे प्रोसीजर के खिलाफ मतलब बोलते रहे हैं। तो ये प्रशांत भूषण जी का कोई नया बोलना नहीं है, लेकिन हमें हमेशा फैक्ट को भी चेक करना होता है कि क्या इनका कोई एक्शन तो ऐसा नहीं है कि जो कोर्ट को पूरा डिमीन कर रहा हो। इसलिए हम उनको मतलब उस पूरे मेरिट, केस के मेरिट को भी समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक और बात जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि देखिए, इंडियन डेमोक्रेसी इतनी कमज़ोर भी नहीं है और भारतीय न्याय व्यवस्था में लोगों को बहुत बड़ा विश्वास है। शायद वो लेजिस्लेटिव में विश्वास हो ना हो, एग्जीक्यूटिव में विश्वास हो ना हो, लेकिन इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे बहुत विश्वास है। तो किसी भी एक व्यक्ति के क्रिटिसिज्म से कुछ भी आप कहेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब हमारी न्याय व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ गई है, ऐसा व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन किसी भी व्यक्ति के फैक्ट का हमेशा चेक होना चाहिए, चाहे वो प्रशांत भूषण जी क्यों ना हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी क्यों ना हो, चाहे वो राहुल गांधी जी क्यों ना हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं हो, चाहे कोई भी नहीं हो। वो जुडिशरी से बियॉन्ड नहीं है, इंडियन जो लॉ है उसके बियॉन्ड कोई नहीं है। लेकिन हम चलते चलते जो एक बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति डिसेंटिंग ओपिनियन रखता है तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसको फेयर क्रिटिसिज्म का अलाउड भी करता है। आप इसमें सेक्शन 14 उठा करके आप देख लेंगे, चाहे वो सेक्शन 4 उठा के देख लेंगे, तो वो अलाउड करता है कि आप फेयर क्रिटिसिज्म सुप्रीम कोर्ट का, चाहे कोर्ट की पूरे प्रोसीजर का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, फेयर क्रिटिसिज्म जो कोर्ट को डिमीन नहीं करता है, उसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति किसी भारत देश के अंदर में है और भारत देश के अंदर में है तो किसी के खिलाफ भी किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ या पूरे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या कोर्ट के प्रोसेस के खिलाफ अगर फेयर तरीके से बोल रहा है तो वो हमें लीगली भी वो वैलिड है। लीगली वैलिड के बाद मतलब बात अगर कहेंगे कि वो पॉलिटिकली और फिलोसॉफिकली भी उतना ही वैलिड है। फिलोसॉफिकली इसलिए वैलिड है कि हम कभी कभी ये मान लेते हैं कि जो व्यक्ति क्रिटिक करता है वो देश के पूरे प्रोसेस में मतलब देशभक्त नहीं है। नहीं, कभी आप पूरे वेस्टर्न फिलोसफी को उठा के देखेंगे, बहुत बड़े फिलोसफर को उठा के देखेंगे, तो उनका ये मानना है कि जो डिसेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेट्रोटिज्म, मतलब किसी भी बातों से नाखुश होना भी और उस पर आलोचना करना भी एक प्रकार का देशभक्ति है। हो सकता है कि जो व्यक्ति अभी सच ये सोच रहा हो बिल्कुल अच्छा नहीं हो, तो और जो व्यक्ति क्रिटिसिज्म कर रहा हो वो अच्छा हो। इसीलिए डेमोक्रेसी के अंदर में आलोचना का, क्रिटिसिज्म का बड़ा योगदान है। इवन डेमोक्रेसी के अंदर में आप इंडियन पॉलिटिकल फिलोसफी में उठा के देख लेंगे, बड़े बड़े लोगों का उठा के देखिए। जैसे कबीर बोला करते थे कि निंदक रिए नियरे राखिए, यानी निंदक मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई आलोचना कर रहा है और सही तरीके से कर रहा है तो उसको बहुत नज़दीक रखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कोई सुधार, कोर्ट के अंदर में कोई सुधार हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि 1,53,00,000 केस अभी भी कोर्ट के अंदर में पेंडिंग है। तो बिल्कुल सुधार की बात है, उसमें कोर्ट के अंदर में सुधार की बहुत की बात है, उसकी पूरी गुंजाइश है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि पूरे कोर्ट सिस्टम पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये कहते हैं तो कहीं ना कहीं हम पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम को, डेमोक्रेसी सिस्टम को, हमारे आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आइडिया ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उसके को इनकार कर रहे थे, वो नहीं कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं संस्थाओं को डिसेंड करके इंडिपेंडेंट जुडिशरी को हम बहुत ही अच्छा बना रहे होते हैं, या उसको हम अच्छा करने का प्रयास कर रहे होते हैं, अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे होते हैं। तो मतलब उसका फेयर क्रिटिसिज्म भी अलाउड होना चाहिए। अब चलते चलते जो अंतिम बात हम ये बता दें कि अब ये पूरे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पूरे प्रोसीजर में आप देखेंगे तो वो पूरे प्रोसीजर में अब ये ज़रूरी हो गया है कि इस चीज़ को सही तरीके से संभाला जाए। यानी कोर्ट का जो पूरा प्रोसेस है, कोर्ट जो आप देख रहे हैं वो बार एंड बेंच से बनता है। जो बार होता है वो एक लॉयर्स का टीम होता है
और बेंच जो होता है वो जजेस का टीम होता है। यानी दोनों से मतलब ये कोर्ट अपने आप में एक बड़ा चीज़ है, और इस दोनों बड़ा चीज़ में इसकी भी इतनी बार मतलब जो वकील है भी उसकी न्यायिक व्यवस्था को बचाने की उतनी ही जिम्मेदारी है जितना कि आप बेंच की बचाने की जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि बेंच को भी उतनी ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बाहर को भी उतनी ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस पूरे कोर्ट को सही करने के अंदर में। ये दोनों इंडिविजुअल अपना रिप्यूटेशन बचाने के चक्कर में कोर्ट को डिबेट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा डिबेट करता है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए, चाहे वो बार हो चाहे बेंच हो। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।